तीव्र हो जाती है। अब हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में चर्चा करेंगे। कितने लोगों को पता है जेट स्ट्रीम क्या होती है? मतलब तिब्बत का पठार का प्रभाव तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। जेट स्ट्रीम क्या होती है? और बताओ कोई। बताओ। आप केवल पछुआ पवने नहीं कह सकते, क्योंकि जेट पवन, हाँ, जेट धाराओं के अंतर्गत जो है पूर्ण, देखो क्या लिखा हुआ है। जेट वायु धारा ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर यानी 12 किलोमीटर के ऊपर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती मुख्य रूप से, लेकिन कुछ हवाएं जो है पूर्वी दिशा की ओर भी चलती हैं। इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में जो है गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती। हुआ यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिकी जेट बम वर्षक थे वो जापान के ऊपर क्या करते थे, हमला करने के लिए उड़ते थे। और जब हमला करने के लिए जाते थे तो अगर आप अमेरिका और जापान की जो लोकेशनल स्थिति देखें ग्लोब में, तो ये अमेरिका है और ये जो है इधर जापान है, ठीक है। तो अमेरिका यानी हवाई द्वीप से उड़ते थे और जापान की ओर जो है जब ये जाते थे तो इनको पूरब से पश्चिम की ओर जो है गति करनी पड़ती थी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो एक समय जब ये जाते थे तो इनको जो है इनकी गति जो है बहुत ही क्या होती थी, बहुत ही कम हुआ करती थी। और जब लौटते थे तो इनकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण जानना चाहा। जब कारण जानने की बात हुई और वहां पे अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च हुआ तो पता चला कि इस पेटी में एक हवा प्रवाहित हो रही है और उस हवा का नाम है जेट स्ट्रीम। मतलब जेट क्या बोलते हैं, उसकी गति सक्रिय पेटी में प्रवाहित हो रही थी, प्लस उसकी गति सामान्य हवा की तुलना में अधिक थी, लगभग 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जिस कारण जो है जेट विमानों की गति प्रभावित हो रही थी। तो जेट विमानों के द्वारा खोज किए जाने के कारण इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा गया या जेट वायु धारा कहा गया। इतना बात समझ आ रही कि नहीं समझ आई आपको? ये देखिए चित्र दिखाई पड़ा है। और मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी पर 4 प्रकार की जेट स्ट्रीम पाई जाती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट होती है, मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम होती है, और क्या बोलते हैं, और ध्रुवों के ऊपर ध्रुवी वाताग्री जेट होती है। तो कुल 4 प्रकार की जेट धाराएं पाई जाती हैं। और ये जेट धाराएं भारत में मानसून के किसका माइकान है भाई? ये तो ये जो जेट धाराएं हैं, ये जेट धाराएं क्या करती हैं, ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। लेकिन ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो पृथ्वी की सतह का तापमान उसको भी प्रभावित करता है। यहां तक आपको बात समझ आई नहीं है कि जब हमारी पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार का जो है वायु प्रवाह होता है। एक उच्च वायु प्रवाह होता है लगभग 12 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई यानी क्षोभ मंडल की निचली सीमा में, और दूसरा जो वायु प्रवाह होता है पृथ्वी के धरातल पर होता है, जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने, जैसे आपको मैंने बताया पहले कि जो है तापीय कारण भी सही थे और वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण भी हुआ, और तिब्बत के पठार के द्वारा भी निम्न वायु का केंद्र बनाया गया और उसकी जो है धाराएं जो है अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर आपतित हो रही थी। उसके बावजूद भी भारत का मानसून प्रभावित हुआ, और भारत के मानसून के प्रभावित होने के कारण है भारत की मानसून, तो वैज्ञानिकों ने
सोचा कि अब कौन सा कारण है जिसके कारण जो है, या किन कारणों से इन तमाम सामान्य दशाओं के बाद भी भारत का मानसून प्रभावित हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आज संख्या ज्यादा हो गई क्या। और ये लोग, जब आपको पता है कि 12:40 पे क्लास होती है, तो इस समय कितना बज रहा है, आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो। जब 12:40 से क्लास स्टार्ट होती है तो फिर आपको समय से क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। तो हुआ ये कि मैं बता रहा था कि तीनों पूर्व की क्या बोलते हैं दशाएं जिनके बारे में अभी तक मानसून प्रभावित करने वाली थी, हमने पढ़ा कि सामान्य थी, उसके बावजूद भी भारतीय मानसून जो है कमजोर हो गया। और जब भारतीय मानसून कमजोर होया तो वैज्ञानिकों ने, स्पेशली मेट्रोलॉजिस्ट ने, मौसम विज्ञानियों ने एक नई खोज की, और उस खोज को कहा गया, स्पेशली इसके बाद 1945 के बाद जब अमेरिकी बम वर्षों ने जो है जेट स्ट्रीम को खोज लिया था, और उस खोज को कहा गया कि भारतीय मानसून को जेट वायुधारा भी प्रवाहित करती है। अब कैसे करती है, देखो बेटा, ये देखो आपके सामने ये जो स्लाइड दिखाई पड़ रही है ना, ग्रीष्म ऋतु में भारत में जेट वायुधारा का प्रवाह दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई दिखाई पड़ रहा है। तो देखो ऊपर की ओर जो ऊपर की ओर जो जेट धारा प्रवाहित हो रही है, इस जेट धारा को कहा जाता है उपोष्ण पछुआ जेट। क्या कहा जाता है, उपोष्ण पछुआ जेट, या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट बोलते हैं इसको। विशेषता ये होती है कि ये जेट धारा शीतकाल में, यानी इस स्थिति में हिमालय पर्वत के दक्षिण में प्रवाहित होती है। उसका जो एक लिंब होता है, इसकी एक भुजा होती है, ये देखिए हिमालय पर्वत के दक्षिण में प्रभावित होती है, और इसके जो है दक्षिण में प्रभावित होने के कारण जो है यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। और आपको पता है कि जब हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो जब तक ये पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट का जो है एक सिरा या एक भुजा हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है, यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बना होता है, और उच्च वायुदाब केंद्र के कारण जो है मानसूनी हवाओं को ये आकर्षित नहीं करता है। लेकिन जैसे ही जो है सूर्य उत्तरायण होता है, ये पूरी की पूरी जो है पछुआ जेट हिमालय के उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है, और हिमालय के उत्तर की ओर जो है इसका जो है एक सिरा जो है क्या होते हैं पूरी तरह जो है ट्रांसफर हो जाता है, और जहां पर ये प्रवाहित या जहां पर ये प्रभावित हो रही होती थी, उसी के स्थान पर दूसरी एक जेट का निर्माण हो जाता है, जिसको उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट, जिसे आपको बताया था मैंने जो है कि वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के साथ ही जो है दक्षिणी भारत के ऊपर एक दूसरी जो है जेट का विकास हो जाता है, जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट कहते हैं। तो वो उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट के उत्तर की ओर ट्रांसफर होने के कारण और उसके द्वारा जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है वहां पर उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट के प्रवाहित होने के कारण, और ये उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट जाकर के वही तिब्बत के द्वारा जो उच्च वायुमंडलीय प्रवाह है उसके साथ जो है दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर जो है न्यून वायुदाब का केंद्र है, उसको एक प्रकार से फोर्स क्रिएट करती है, और फोर्स के कारण जो है भारतीय मानसून सामान्य हो जाता है, या भारतीय मानसून तीव्र गति के साथ उत्तर भारत की ओर आकर्षित होता है। अगर ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जो पूर्वा जेट पछुआ जेट है, अगर वो उत्तर की ओर ट्रांसफर नहीं होती है किसी कारण से, तो भारतीय मानसून प्रभावित हो जाता है। भारतीय मानसून के द्वारा जो सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी, जो मैकेनिज्म के कारण भारतीय मानसून को मजबूत होना चाहिए था, भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है, और इसी को भारतीय मानसून के ऊपर जेट का प्रभाव या जेट धाराओं का प्रवाह कहते हैं। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई यहां पर आपको, फिर से एक बार समझिए। देखिए ये है जेट वायु धारा, एक सकरी पट्टी होती है जिसकी जो है लगभग चौड़ाई 200 किलोमीटर के आसपास होती है, और यहाँ पर 200 से 300 किलोमीटर की गति से जो है हवाएं चलती हैं। भारतीय मानसून के ऊपर प्रभाव इसका ये होता है कि जो उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट है, जब तक हिमालय की उत्तर की ओर ट्रांसफर नहीं होती है, और हिमालय के उत्तर की ओर ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र नहीं बनता है, तब तक दक्षिणी हिंद महासागर से आने वाला उच्च वायुदाब का केंद्र यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत को पूरी तरह प्रभावित नहीं करता, या भारत में उसकी वेलोसिटी तीव्र गति से नहीं होती है।
शीतकाल में क्या होता है कि इसका जो है ये पूरा का पूरा एक सिरा जो है उत्तरी भारत के ऊपर यानी हिमालय के दक्षिण में प्रभावित हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है और उच्च वायुदाब केंद्र से हिंद महासागरीय निम्न वायुदाब केंद्र की ओर तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून की संज्ञा देते हैं। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सीधा सीधा इसमें सिस्टम इसका ये है कि जब तक उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट हिमालय के उत्तर की ओर नहीं जाएगी तब तक उत्तरी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी एक भुजा भारत के ऊपर उच्च वायुदाब का केंद्र बनाती है। और इसी न्यून वायुदाब केंद्र को भरने के लिए जैसे ही उत्तर की ओर ट्रांसफर होती है हिंद महासागर से यानी दक्षिणी हिंद महासागर से और इस बंगाल की खाड़ी से तीव्र गति से हवाएं जो है इस न्यून वायुदाब केंद्र की ओर आती हैं। और जितना ज्यादा ये वैक्यूम क्रिएट होगा, जितना ज्यादा निम्न वायुदाब का केंद्र क्रिएट होगा, मानसून की स्थिति उतनी अच्छी होगी। और अगर ये वैक्यूम या वायुदाब का केंद्र क्रिएट नहीं होगा अच्छा, तो मानसून बेहतर नहीं होगा, मानसून कमजोर पड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यही स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत होती है, यानी शीतकाल में यानी ठंडियों के समय, जब पूरी की पूरी जो है शीत ऋतु में जेट वायुधारानी उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट है हिमालय के दक्षिण में आ जाती है और उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट का पूरी तरह विलोप हो जाता है, यानी वो ट्रांसफर होकर के पुनः जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है और जिस कारण यहाँ पर एक उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। और ये उच्च वायुदाब का केंद्र से हवाएं तीव्र गति से जो है भूमध्य रेखा की ओर या दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चल प्रवाहित होती हैं। क्योंकि ये स्थल के से आ रही हवाएं होती हैं, इसलिए जब स्थलों पर प्रवाहित होती है तो इनमें नमी नहीं होती है। नमी ना होने के कारण इनके द्वारा वर्षा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करती हैं और बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करने के साथ ही जब ये तमिलनाडु के तट से टकराती हैं तो यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। इसीलिए तमिलनाडु को भारत का शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश कहा जाता है। जहां पर किसी को कोई दिक्कत? पश्चिमी विक्षोभ मैं आपको बता ही चुका हूं जब मैं आपको पढ़ा रहा था पश्चिमी विक्षोभ के कारण कैसे वर्षा होती है। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा एक बार बता दूं कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर पर एक न्यून वायुदाब का केंद्र क्रिएट होता है और ये न्यून वायुदाब का केंद्र जो है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट के सहारे सहारे जो है कैस्पियन सागर, भाई किसका बाइक खुला हुआ है ये जो न्यून वायुदाब का केंद्र है अरल सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर जब प्रवाहित होता है तो नमी ग्रहण कर लेता है और भारत के जब पश्चिमोत्तर प्रदेश में पहुंचता है जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जब यहाँ पर पहुंचता है तो इसके कारण जो है जो वर्षा होती है वो नवंबर और अक्टूबर के महीने में होती है और इसको शीतकालीन वर्षा होती है। और ये शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यहाँ पर मानसून की कोई भूमिका नहीं होती है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है, क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे? अल नीनो प्रभाव। हाँ, बहुत आप लोग अक्सर सुनते होंगे किताबों में, पेपर्स में कि इस बार भारत का मानसून कमजोर रहेगा। क्यों? क्योंकि अल नीनो प्रभाव के कारण। तो ये अल नीनो किस चिड़िया का नाम है? यहां तक आपको समझ में आ रही? नहीं समझ में आई बातें? चार चीजें समझ में आएगी? नहीं समझ में आई? तापीय संकल्पना क्या है, वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण क्या है, तिब्बत के पठार का प्रभाव क्या है और सबसे लास्ट में जो हमने बताया जेट धाराओं का प्रभाव क्या है। जेट धाराओं का प्रभाव क्या है भारतीय मानसून के ऊपर। मानसून या भारतीय मानसून एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना और ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना केवल एक कारक से प्रभावित नहीं होता है। भारतीय मानसून को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तीन कारक
बेहतर हो और एक कारक खराब हो जाए या एक कारक कमजोर हो जाए तो उसके बावजूद भी भारतीय मानसून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जब भी कभी मानसून का या वेदर का फोरकास्टिंग करता है, मानसून फोरकास्टिंग करता है, तो पूर्णतः उसकी बात सही नहीं होती है। यही एक कारण है कि भारतीय मानसून विज्ञान विभाग के द्वारा मानसून की जो है बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि मानसून को केवल एक फैक्टर नहीं प्रभावित करता, मानसून को बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में अल नीनो, तो एक समझ लो कि अगर भूगोल में मानसून से प्रश्न पूछा गया है तो अल नीनो बहुत बढ़िया टॉपिक है। एक प्रकार से समझो कि अल नीनो पेपर बनाने के वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर भारतीय मानसून की चर्चा होती है और अल नीनो प्रभाव की चर्चा नहीं होती तो शायद जो है भारतीय मानसून की चर्चा अधूरी है। हम लोग समझते हैं कि अल नीनो है क्या। अल नीनो प्रभाव जो है, अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसका माइक आने भाई ये, अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, यानी स्पेनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट, यानी छोटा बच्चा। और ये नाम इसको किसने दिया है, पेरू के मछुआरों के द्वारा। पेरू देश है, लगभग 22 दिसंबर की 25 दिसंबर के आसपास ये प्रभाव होता है, इसलिए इसका नाम ये अल नीनो दिया गया कि जो है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व आता है, यानी 25 दिसंबर को उनका जन्म माना जाता है। 22 से 23 दिसंबर के आसपास ये घटना होती है, इसलिए जो इसको जो है अल नीनो नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, पेरू के मछुआरों के द्वारा। और किसके के नाम पे रख दिया गया, बाल या चाइल्ड, क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम पे दिया गया। तो यहाँ पर कम से कम आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। अल नीनो किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया, और कौन से ऐसे क्या बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति हैं जिनसे ये नाम या एक शब्द जुड़ा हुआ है। तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। हाँ, ईसा मसीह को, हाँ ईसा मसीह के नाम पे दिया, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर कम से कम 5 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव जो बन रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत या कोई ऐसी दिक्कत जो आपको समझ में ना आ रही हो? अब देखो अब अल नीनो है क्या। अल नीनो उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडल में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वेडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतह का जल सामान्य से अधिक हो जाता है और इसका विस्तार 3 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। ये पूरी कहानी तो मैंने आपको पढ़ दिया, लेकिन अगर आप इसी पूरे पैराग्राफ को समझ लोगे तो आप 50% अल नीनो प्रभाव को समझ जाओगे। और इसको समझाने के लिए आपको जो है बगैर फिगर के आप नहीं समझ सकते। तो अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट वाली चीजें हैं, 3 फैक्ट हैं। होती कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस महासागर में होती, प्रशांत महासागर में होती है। किन देशों में होती है, इक्वेडोर और पेरू में होती है। और इनका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 3 डिग्री दक्षिणी से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है इनका जो है प्रभाव होता है, अल नीनो का प्रभाव होता है। और अल नीनो के प्रभाव से क्या होता है, पूरी दुनिया में मानसून उलट पुलट हो जाता है। जहां पर सूखा हो रहा होता है वहां पर पानी बरसने लगता है, जहां पर पानी बरस रहा होता है वहां पर सूखा हो जाता है, जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पे अधिक हो जाता है, और जहां पे टेम्परेचर अधिक होता है वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो पूरा जो एक पूरा रीजन है दक्षिण वाला, उसका जो पूरा ग्लोबल टेम्परेचर या ग्लोबल जो क्लाइमेट है उसमें एनॉमली आ जाती है। एनॉमली का मतलब जो वर्तमान दशाएं हैं उनके स्थान पर दूसरी दशाओं का विस्तार हो जाता है। और इसी कारण जो है अल नीनो को एक ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमिना कहा जाता है। और भारत में प्रभाव क्या पड़ता है कि भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती तथा फसलें नष्ट हो जाती हैं। सूखा कैसे होता है, बाढ़ कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अल नीनो प्रभाव है। ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है,
आप अपनी कैसे नहीं दिख रहा, अपनी स्क्रीन को जो है पिन करो, सब दिखेगा। अब देखो पूरा दिख रहा होगा, दिखा पूरा। अपनी स्क्रीन को पिन करो, सब सबको दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन को पिन करो, आप अपने फोन पे अपनी स्क्रीन को पिन करो, दिखेगा, हाँ दिखेगा। देखो यहां पर दो प्रकार की लाइनें हैं, एक है ब्लैक लाइन और दूसरी है रेड लाइन, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर का मानचित्र बना हुआ है, जिसमें एशिया भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। इतना समझ में आ गई बात को? ये मानचित्र देख के आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर एशिया का मानचित्र है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का मानचित्र है, साउथ अमेरिका का मानचित्र है, पूरा प्रशांत महासागर है। तो अगर आपसे पूछा जाए, मान लो बहुत टिपिकल सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन अल नीनो परिघटना का प्रभाव किस महासागर पर नहीं पड़ता है, तो देखो यहां पर सीधे सीधे आप देख रहे हो कि दो महासागर सीधे सीधे इससे प्रभावित है। एक है पैसिफिक ओशियन और दूसरा कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। कॉन्टिनेंट कितने प्रभावित हो रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका प्रभावित हो रहा है, साउथ अमेरिका प्रभावित हो रहा है, पूरा एशिया प्रभावित हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हो रहा है। इसका किस पर प्रभाव नहीं है? यूरोप पर कोई प्रभाव नहीं है। अफ्रीका भी इससे प्रभावित होता है। जो अल नीनो की परिघटना है उसका जो है लॉन्ग टर्म जो प्रभाव जो है अफ्रीका के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन पूरी तरह जो है यूरोप और अंटार्कटिका इससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि सवाल कहां से बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पे लगभग 1000 से 2000 प्रश्न हमेशा बनाए जा चुके हैं। तो जब भी कोई नया प्रश्न बनाया जाएगा, इन्हीं सभी कंडीशंस को देख करके, ऐसी सभी चीजों को देख करके बनाया जाएगा। और जब परीक्षा में हमारे सामने प्रश्न आता है तो हमको लगता है ये पहाड़ की तरह है, और घर आकर के जब हम दोबारा किताब खोलते हैं तो लगता है अरे ये तो कितना आसान था, बस हमने इस विजन से पढ़ा नहीं, हमने इस दृष्टिकोण से पढ़ा नहीं। तो मानचित्र देख के आप समझिए। देखिए पहला इसमें दिया गया है, जो ब्लैक लाइन है उसमें सामान्य दशा लिखा हुआ। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सामान्य दशा क्या होती है। या आप लोग देख रहे हो, मेरा पॉइंटर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? पॉइंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, तो ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है। साउथ अमेरिका दिखा आपको? जहां पर जो रेड लाइन बनी हो, इसके जो ये वाला जो तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया है, ये जो है साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट है। और प्रशांत महासागर का, चलो कोई बात नहीं, पॉइंटर नहीं दिख रहा है, तो ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है। बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जो अल नीनो परिघटना होती है या एल नीनो प्रभाव होता है वो कहां पर होता है? साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर और प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर। यहां पर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसको पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। पेरू की धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरू के तट पर प्रवाहित होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। और हम्बोल्ट की धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, इसलिए उनके नाम पर इसको जो है हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर इसको समझ ले गए, अल नीनो को समझ ले गए, तो फिर आपकी 90% प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। भारतीय मानसून आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मैंने आपको फैक्ट बताया कि ये जो पेरू का तट है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, इस तट पर 3 डिग्री अक्षांश लेकर के, यानी यहां से लेकर के 18 डिग्री अक्षांश तक, 3 डिग्री अक्षांश लेकर के 18 डिग्री अक्षांश तक एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसका नाम है पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। और इस ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर ठंडा जल ऊपर आता है, और ठंडे जल के कारण यहाँ पर जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और इसकी तुलना में जो इंडोनेशिया का तट है, इंडोनेशिया के तट पर गर्म पानी होता है सतह का,
और यहाँ पर गर्म पानी के कारण या गर्म जलधारा के कारण जो है हवा ऊपर उठती है, और यहां से उठी हुई हवा जाकर के, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो सामान्य दशा में इंडोनेशिया के तट पे जो तीर बना हुआ है, तीर हवा उठ रही है, और ये हवा अपट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के रूप में जाकर के पेरू के तट पर यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाकर के आपतित हो रही है, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रहा है, और ये सर्कुलेशन नॉर्मल सर्कुलेशन है। इसी की तुलना में देखो यहाँ पर इंडोनेशिया के तट पर भारत की तरफ आओ, यहाँ पर भी समुद्र का गर्म जल होता है, गर्म जल के कारण जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, हवा ऊपर की ओर उठती है, और ये हवा ऊपर उठने के बाद अफ्रीका के पूर्वी तट पर और दक्षिणी हिंद महासागर पर जाकर के आपतित होती है, और ये एयर सर्कुलेशन बनता है। और इस एयर सर्कुलेशन के कारण जब ये प्रभावी होता है, उसी समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी प्रवाहित हो रहा होता है। तिब्बत के पठार से उठने वाली हवा उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट के कारण जो है ये क्या करता है, ये जो है मजबूत कर देता है भारतीय मानसून को पुशअप देता है। इतनी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? क्या स्क्रीन नहीं दिख रही तुम लोग? किसी को नहीं दिख रहा है? तो बेटा ये आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिख रहा तो ये आपकी दिक्कत है। आप उसको पिन तो करो ना, अपने फोन पे पिन करो हमारी। हाँ, जहां पे हम इनको लोगों को बताओ कैसे होगा। तो हमारी वाली स्क्रीन पे पिन करो। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम ना, हाँ अब नहीं दिख रहा तो इसमें आप कुछ, आप देखो फिर से, ये मानचित्र आपको दिखाई पड़ा? अब देखो यहां पर दो प्रकार की लाइंस बनी हुई है, एक ब्लैक लाइन बनी हुई है, एक रेड लाइन बनी हुई है। इतना दिखा आपको? जो ब्लैक वाली लाइन है ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी ये जो है अल्निनो प्रभाव नहीं है, सामान्य स्थिति है, और इसको जो है दक्षिणी दोलन कहा जाता है, साउदर्न ऑसिलेशन। इसकी जो सामान्य दशा होती है दक्षिणी वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इसको जो है दक्षिणी दोलन की संज्ञा दी जाती है। होता यह है कि जो दक्षिणी अमेरिका है इसके पश्चिमी तट पर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। कहां से कहां तक? 3 डिग्री अक्षांश से 18 डिग्री अक्षांश तक। क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसको हम कह सकते हैं कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है ये वाले रीजन में। दक्षिणी अमेरिका देखा? तो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी सिरा है, जो कोस्टल एरिया है, यहां पर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, और इस जलधारा को क्या कहा जाता है? पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। पेरू की धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेरू के तट पर प्रवाहित होती है, और हम्बोल्ट की धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर वाल्ड हम्बोल्ट महोदय ने। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ हाँ। तो अब होता बेटा ये है कि ये ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि आपको पता है कि तापमान अगर कम है तो वायुदाब अधिक होगा, और तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पर सतह का तापमान कम है, जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब क्रिएट होता है। और इसकी तुलना में जो यहाँ पर देखो इंडोनेशिया दिखा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जो ये द्वीप है, द्वीप समूह, इसको इंडोनेशिया कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 13,000 के आसपास जो है द्वीप पाए जाते हैं। तो इंडोनेशिया के पश्चिमी और पूर्वी तट पर यहाँ पर
गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। यहाँ का सागरी तापमान, सागरी सतह का तापमान यहाँ की तुलना में अधिक होता है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब की ओर एक जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। ये हवाएं ऊपर उठती हैं। जो तीर दिख रहा है, काला वाला तीर दिख रहा है, काले वाले तीर हवाओं के रूप में ऊपर अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जाते हैं और जाकर के पेरू के तट पर जाकर के आपतित हो जाते हैं, यानी नीचे की ओर दबाव बनता है और इस तरह जो है एक सर्कुलेशन बनता है। और इसी तरह देखो देखो यहाँ पर यही इंडोनेशिया के तट से जो है हवाएं ऊपर उठती हैं और जाकर के दक्षिणी हिंद महासागर में या ये जो अफ्रीका का पूर्वी तट है वहां पर जाकर के आपतित होती है। और इस समय जब ये आपतित होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय होता है और ये क्या करता है, मानसून की गति को तीव्र कर देता है। जैसे जो है तिब्बत के द्वारा जो क्या बोलते हैं अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, ये होता है, सब क्या करते हैं, मानसून की गति को सामान्य से अधिक तीव्र कर देते हैं, पुशअप देते हैं उसको। और पूरा भारतीय मानसून सामान्य होता है। भारत के हर क्षेत्र में जो मैकेनिज्म है अच्छा डेवलप होता है और भारत में न कहीं पर बाढ़ होता है, न कहीं पर सूखा होता है, मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर होता यह है कि हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं उनका जो है क्या बोलते हैं, उनकी मात्रा में कभी बढ़ोतरी हो जाती, कभी जो है घटोत्तरी हो जाती है। ये कई सारे उसके कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण सन स्पॉट भी है। आप लोगों ने सन स्पॉट सुना है, सौर कलंक के बारे में सुना है? तो सूर्य की से आने वाली प्रकाश की मात्रा में, लाइट की मात्रा में वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उसके कारण होता है कि एक असामान्य दशा क्रिएट होती है, जो कि लगभग 11 सालों का एक चक्र होता है। 5 से लेकर के 11 सालों के मध्य एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि जो पेरू की ठंडी जलधारा होती है, धीरे धीरे जो है जलधारा जो है गर्म होने लगती है और जहां पर ठंडा पानी प्रवाहित हो रहा होता है उसके स्थान पर गर्म पानी प्रवाहित होने लगता है। और इस सतह का तापमान इंडोनेशिया की सतह के तापमान की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब अधिक हो जाता है तो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है उल्टा हो जाता है। जहां पर हवाएं उठ रही होती है वहां पर हवाएं गिरने लगती हैं और जहां पे हवाएं गिर रही होती वहां पर हवाएं उठने लगती हैं। जैसे भारत में क्या प्रभाव पड़ता है कि जो दक्षिणी बंगाल हिंद महासागर और अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, जहां पर हवाओं का आपतन हो रहा था और ये आपतन भारतीय मानसून को पुशअप दे रहा था, वहां पर उच्च वायुदाब यानी सतह का पानी गर्म हो जाता है और हवाएं जो है अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उठने लगती हैं। एक सर्कुलेशन जो कि इंडोनेशिया के तट से जो है भारत की ओर या दक्षिणी हिंद महासागर में बन रहा था, उसकी जगह पर एक प्रति एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बन जाता है, जिसके कारण भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि पूरी दुनिया में, जैसे जो अफ्रीका ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर मरुस्थलों में पानी बरसने लगता है। बात समझ आई? जहां पर पानी नहीं बरस रहा होता है वहां पर पानी बरसने लगता है और जहां पर पानी नहीं बरसना होता है वहां पर पानी बरसने लगता है। इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर यह पड़ता है कि भारतीय मानसून को जो पुशअप मिल रहा होता है वो कमजोर पड़ जाता है। इस तरह ऐसे समझो कभी साइकिल चलाई तुम लोगों ने? कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? हाँ, एक ऐसी स्थिति होती है कि आप साइकिल चला रहे होते हैं और हवा आपके पीछे से धक्का दे रही होती है, और एक दूसरी स्थिति होती है कि आप साइकिल चला रहे होते हो और आपके सामने से बिल्कुल आपके खिलाफ हवा होती है। तो अल्नीनो प्रभाव के कारण भारतीय मानसून को जो धक्का लग रहा होता है, जो पुशअप मिल रहा होता है, वो पुशअप मिलना कम हो जाता है और भारतीय मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो दक्षिणी हिंद महासागर में बादल तो उतने ही आते हैं, नमी की मात्रा भी उतनी ही आती है, लेकिन पुशअप कम होने के कारण पूरा का पूरा पानी कभी जो है मुंबई में जाके गिर जाता है, कभी गुजरात में जाके गिर जाता है, कभी पश्चिमी घाट पर्वत पे जाके गिर जाता है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का होना चाहिए पूरे भारत में, भारत का जो इंटीरियर एरिया जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश का मध्य उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर ना पहुंच करके जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पर भारतीय मानसून
अपनी वर्षा कर देता है और पूरा भारतीय मानसून डिस्टर्ब हो जाता है। यही भारतीय मानसून के ऊपर क्या है, अल नीनो प्रभाव है। क्या है ये, तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो एक काम और करेंगे, इसी लेक्चर को मैं YouTube पर भी जो है क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, पूरे लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया है, इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा। और मेरी यही गुजारिश है कि एक बार इसको फिर से, जिनको नहीं समझ में आया है, इस लेक्चर को पूरा फिर से देखेंगे। जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय मानसून पर अल नीनो प्रभाव क्या है, क्योंकि आज मैंने स्पेशली फोकस किया है अल नीनो प्रभाव पर। तो तब आपको थोड़ा सा समझ में, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं या जिनका स्क्रीन पिन अप नहीं थी, जो शुरुआत में नहीं समझ पाए, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह जो है भारतीय मानसून का क्या होता है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का टॉपिक जो है खत्म होता है। तो इस तरह जो है अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले भारतीय मानसून की उत्पत्ति को। मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि कोई एक फिनोमिना नहीं है, केवल जो है स्थल और जल के गर्म होने से भारतीय मानसून प्रभावित होता है या भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, या फिर वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से ही भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। केवल एक फिनोमिना नहीं है जिसके कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, वरन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके सम्मिलित प्रभाव के कारण भारतीय मानसून उत्पन्न होता है। और भारतीय मानसून से होने वाली वर्षा, स्पेशली जिसको हम भारतीय मानसून कहते हैं, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और उसी के साथ साथ उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार आप जब फिर से लेक्चर्स को दोबारा देखोगे और एक बार बुक्स को पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको भारतीय मानसून की उत्पत्ति क्लियर हो जाएगी। अब किसी को कोई सवाल पूछना है? मैंने कहा बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, और आगे भी अभी ऐसा नहीं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का पूरा सिद्धांत आ गया है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में खोज करना अभी बाकी है। जैसे जितने इतिहास वाले विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि जो सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति है उसमें लगातार रिसेंट स्टडीज हो रही है, रिसेंट रिसर्च हो रहे हैं। तो साइंटिफिक बातों को छोड़ दिया जाए तो जो प्योर साइंस की बातें हैं, यानी CO2 यानी कार्बन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के पानी बनाएगा, इनको छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीजें जो है, स्पेशली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो वो जो है क्या है, अभी जो है और उस पर अनुसंधान किया जाना बाकी है। तो भारतीय मानसून की अभी तक जो भी अनुसंधान करने के बाद जो सामान्य भूगोल के विद्यार्थी को जानने वाली बातें थी तो मैंने आपको बताई। और किसी को कुछ पूछना है जो लोग नए जुड़े हैं? अब देखो मैं बताऊं, इस क्लास का हम लोग स्वरूप ऐसा करेंगे, जो BA फाइनल वाले हैं और जो MA वाले बच्चे UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि थॉट का पोर्शन अगर हम BA फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको दिक्कत होगी। तो ये क्लास जो हम लोग चला रहे हैं, ये क्लास हम लोग जनरल ज्योग्राफी की चलाएंगे, जिसमें हम लोग इंडिया का ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट का पोर्शन और ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन, मैपिंग वगैरह जो भी चीजें जब तक कॉलेज नॉर्मली नहीं खुल रहे हैं तब तक हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो चीजें होंगी, जो प्योर ज्योग्राफी की बातें हैं, वो हम लोग इसके बाद, मान लीजिए अभी ये हमारा 1:30 बज रहा है, 1:20 तक हम लोग करते हैं, हम लोग 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, 2:20 से या 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि लगातार आप पढ़ोगे तो आप भी बोर हो जाओगे, आपको भी स्ट्रेस फील होगा। 2:20 पे हिस्ट्री की क्लास हो, 2:40 पे कर लेंगे, ठीक है? जैसा भी आप लोग डिसाइड कर लो, ग्रुप में डिसाइड कर लेना। अगली जो क्लास होगी हम लोग जो है कल से हम लोग उसको करते हैं, ठीक? अब किसी को कोई सवाल पूछना है? और दूसरी बात आप लोग आज समझ लो, अगर आपसे 12:40 पे क्लास करने के लिए कहा गया है तो 12:45 तक लास्ट है। जो भी 12:45 के बाद करेंगे मैं उनको एंट्री नहीं दूंगा। कल से एकदम सख्त रूल बना रहा हूँ। कोई क्या बोलते हैं 1:15 बजे ज्वाइन कर रहा है, कोई 12:50 को ज्वाइन कर रहा है, मतलब घर में आप लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद ये हालत है। दिन भर कुछ नहीं करना है, केवल एक क्लास करनी है, उसके बाद ये स्थिति है। और कौन कौन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है?
और चलो ठीक है, जो चल रहा है सही, हाँ जो चल रहा है, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट में जो पोर्शन है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर मीटिंग का एंड करते हैं, फिर हम लोग जो है कल हम लोग जो पोर्शन बचा है अभी उसका इन्वायरमेंट का, इस क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जिसकी इच्छा होगी वो ज्योग्राफिकल थॉट वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग 2:40 पे जो भी समय निर्धारित होगा ग्रुप में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है।